मुंबई की सुबहों में एक अलग ही शोर होता है। समंदर की लहरों का, बसों के हॉर्न का और उन लोगों का जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे होते हैं। इन्हीं आवाजों के बीच 20 अप्रैल 1972 को एक लड़की का जन्म हुआ, ममता कुलकर्णी। किसे पता था कि एक दिन यही लड़की बॉलीवुड की चमक, अदालतों की दलीलों और अध्यात्म की शांति, तीनों का हिस्सा बनेगी। ममता एक साधारण मराठी परिवार से थी। पिता एक सरकारी कर्मचारी, मां गृहिणी। घर में संस्कार थे, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं। बचपन से ही ममता को स्कूल के नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना पसंद था। आईने के सामने अभिनय करना उनका रोज का शौक था। कई लोग मजाक में कहते, ये लड़की या तो हीरोइन बनेगी या फिर इतिहास लिखेगी, और किस्मत ने दोनों बातें सच कर दी। 1951 में ममता ने तमिल फिल्म ननबर्गल से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म में उनका किरदार छोटा था, पर उनकी मौजूदगी बड़ी लगी। इसके बाद जब इस फिल्म का हिंदी संस्करण मेरा दिल तेरे लिए आया, तो बॉलीवुड के दरवाजे ममता के लिए खुल गए। फिर आया साल 1933 और इसके साथ आई उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म आशिक आवारा। फिल्म की सफलता ने ममता को रातों रात स्टार बना दिया। उन्हें लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद तो जैसे हर बड़ा बैनर उन्हें साइन करने लगा। वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें 90 के दशक की सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में ला खड़ा किया। ममता कुलकर्णी का चेहरा हर मैगजीन के कवर पर था। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की चमक और बोल्ड अंदाज, सब कुछ दर्शकों के दिलों पर छा गया था। लेकिन शोहरत के साथ हमेशा साया आता है, और ममता के लिए यह साया बहुत जल्दी मंडराने लगा। साल 1983 में ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक टॉपलेस फोटोशूट कराया। उन्होंने अपने हाथों से शरीर को ढका हुआ था, लेकिन उस जमाने के लिए यह एक तूफान जैसा था। मीडिया ने उन्हें बोल्ड क्वीन कहा, तो कुछ ने बागी औरत, कुछ ने उन्हें हिम्मती कहा, कुछ ने बदनाम। ममता ने सीधा जवाब दिया, मैंने शरीर नहीं, अपनी आजादी दिखाई है। मर्द करे तो कला, औरत करे तो पाप। यह बयान उस दौर के समाज के लिए बिजली के झटके जैसा था। उसी समय उनकी फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान निर्देशक राजकुमार संतोषी से उनका झगड़ा हुआ। ममता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अनुचित प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उनका रोल घटा दिया गया। यह आरोप बॉलीवुड में तहलका मचा गया। निर्देशक ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि इंडस्ट्री ने ममता से दूरी बना ली। उन्हें मुश्किल अभिनेत्री का टैग मिल गया। धीरे धीरे फिल्में कम होने लगीं और मीडिया ने भी उनके हर कदम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक पार्टी में अभिनेत्री अमीषा पटेल के साथ उनके झगड़े की खबर ने आग में घी का काम किया। कहा गया कि दोनों के बीच खाने को लेकर बहस हुई और ममता ने गुस्से में कुछ कटु बातें कह दी। इसके बाद से ममता को विवादों की रानी कहा जाने लगा। ममता ने फिर भी कहा, मैंने सिर्फ सच कहा, और सच बोलने वालों के दुश्मन ज्यादा होते हैं। अब ममता की जिंदगी में आया एक नया नाम, विक्की गोस्वामी, दुबई में रहने वाला एक कारोबारी, जिसका नाम बाद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जोड़ा गया। जल्द ही खबरें फैलने लगीं कि ममता और विक्की ने शादी कर ली है और केन्या में साथ रह रहे हैं। ममता ने इस बात से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा, वो मेरा दोस्त था, जीवन साथी नहीं। मैंने बस उसकी मुश्किल वक्त में मदद की। लेकिन मीडिया तो कहानियां गढ़ने में माहिर है। किसी ने कहा वो दोनों नैरोबी में एक बंगले में रहते हैं। किसी ने कहा ममता ने अभिनय छोड़कर ड्रग व्यापार में हिस्सा लिया है। धीरे धीरे ममता पर रहस्य का पर्दा गिरने लगा। वो फिल्मों से गायब हो गईं और सिर्फ अफवाहों में रह गईं। साल 2016 में महाराष्ट्र की थाने पुलिस ने एक 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। एक फार्मा कंपनी अवॉन लाइफ साइंसेज एलटीडी पर आरोप लगा कि वह एफेड्रिन नाम की केमिकल दवा को गैरकानूनी तरीके से विदेश भेज रही थी, जो मेथाम्फेटामिन नाम के खतरनाक नशे की दवा बनाने में इस्तेमाल होती है। पुलिस का दावा था कि केन्या के एक होटल में इस कारोबार को लेकर एक गुप्त मीटिंग हुई थी, जिसमें विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी दोनों मौजूद थे। इसके बाद ममता का नाम आरोपियों की सूची में आ गया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ और उन्हें फरार बताया गया। मीडिया में हेडलाइन बनी, बॉलीवुड की हसीना अब ड्रग क्वीन। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें केन्या में हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने एक बयान में कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरा इस व्यापार से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सन्यासिनी हूं, तस्कर नहीं। फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। जो अभिनेत्री कभी फिल्मों में देवी बनती थी, अब वही ड्रग लॉर्ड की साथी कहलाई। ये केस कई साल तक अदालतों में चला। पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन मीडिया का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। ममता के लिए यह एक लंबी लड़ाई थी, इज्जत, सच्चाई और अस्तित्व की। फिर आया साल 2024। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,
कि ममता पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी मीटिंग में मौजूद होना अपराध नहीं हो सकता और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इस फैसले के साथ ही ममता को कानूनी तौर पर निर्दोष घोषित किया गया, लेकिन तब तक वे उस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थीं जहां कभी कैमरे उनकी हर मुस्कान को कैद करते थे। इंसाफ के बाद जब ममता भारत लौटीं तो सबका पहला सवाल था, अब आगे क्या? ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं वो ममता नहीं रही। मैंने दुनिया की चमक छोड़ दी है। अब मैं आत्मा की खोज में हूं। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने किन्नर अखाड़ा के धार्मिक आयोजन में संन्यास लिया। उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई और नया नाम मिला, यमाई ममता नंदगिरी। उन्होंने सिर के बाल मुंडवाए, भगवा वस्त्र धारण किए और मंत्रोच्चार के बीच कहा, अब मेरी पहचान ममता नहीं, मेरी साधना है। लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कुछ ने कहा, वो सच में बदल गई हैं, तो कुछ बोले, ये सब दिखावा है, खुद को बचाने का तरीका। लेकिन ममता ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी आत्मा की राह पकड़ ली। जनवरी 2025 में एक बार फिर विवाद उठा। अखाड़े के संस्थापक आर्षि अजय दास ने ममता को संगठन से निकाल दिया। आरोप था कि उनका अंडरवर्ल्ड से पुराना संबंध है और संन्यास का रास्ता उन्होंने सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए अपनाया है। ममता ने जवाब दिया, मैंने सच्चाई का मार्ग चुना है। अगर वो उन्हें पसंद नहीं तो मैं अकेली चलूंगी। उनके साथ प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर संत लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से हटा दिया गया। एक बार फिर ममता विवादों के घेरे में थीं, लेकिन इस बार मामला फिल्मी नहीं, धार्मिक था। आज अगर कोई मुंबई के समुद्र किनारे बैठे तो शायद ये सोच ले, यही वही लहरें हैं जिन्होंने ममता के सपनों को देखा था, जो कभी करण अर्जुन में चमकी, जो कभी बाजी में आमिर खान संग नाची, जो चाइना गेट में अपने सम्मान के लिए लड़ी, अब वही यमाई नंदगिरी बनकर भजन गाती है। कभी लोग कहते हैं वो खुद को बचाने के लिए सन्यासिनी बनी, कभी कहते हैं कि उन्होंने सच में अध्यात्म पा लिया। लेकिन एक बात तय है, ममता कुलकर्णी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, एक औरत की जंग की कहानी है। एक ऐसी औरत जिसने शोहरत पाई, गिराई गई और फिर अपने भीतर की देवी को खोज लिया। ममता की जिंदगी सिखाती है कि चमक स्थायी नहीं होती, रोशनी के पीछे हमेशा अंधेरा होता है, लेकिन कभी कभी वही अंधेरा हमें भीतर से उजाला देना सिखा देता है। आज ममता कहीं हरिद्वार या केन्या के किसी आश्रम में शांत जीवन जी रही हैं। उनके हाथ में अब फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, जपमाला है। उनकी आवाज में अब संवाद नहीं, मंत्र हैं। और उनकी जिंदगी एक सबक है कि जो औरत दुनिया से लड़ना सीख जाती है वो एक दिन खुद से जीत जाती है।